जय श्री राम। भारत माता की जय। भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं है पत्थर है वो, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। आदरणीय बंधुओं, हम सब जानते हैं कि अपना देश दुनिया का सिरमौर था, अपना देश विश्व गुरु था, अपना देश सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। घी दूध की नदियाँ बहती थी। पूरे दुनिया का शासन भारत से संचालित होता था। कला, कौशल, ज्ञान, विज्ञान, उद्योग, वाणिज्य, व्यापार, खेती, किसी भी चीज़ में हम किसी से भी कम नहीं थे। दुनिया की कुल उत्पादन का 34% भारत में होता था और ये पूरी दुनिया में भारत के द्वारा भेजा जाता था। दुनिया का भरण पोषण करने के कारण ही इसका नाम भारत पड़ा। विश्व भरण पोषण कर सोई, ताकर नाम भरत अस होई। इसी से प्रभावित होकर के वैनसांग और फायान ये भारत के अंदर आए। मैकाले ने कहा कि मैं भारत में घुमाऊं तो मुझे कहीं भी कोई चोर नहीं दिखाई दिया, कोई भिखारी नहीं दिखाई दिया, कोई लुटेरा दिखाई नहीं दिया, कोई निर्धन या गरीब मुझे नहीं दिखाई दिया। ऐसा भारतवर्ष पूर्व काल में था। पहले मुसलमानों के आक्रमणों के कारण और बाद में अंग्रेजों के आक्रमण के कारण अंग्रेज व्यापारी बन के आया। इस्लाम के लोग तो तलवार लेकर के आए थे, एक हाथ में तलवार दूसरे हाथ में कुरान। लेकिन अंग्रेज एक हाथ के अंदर गज था और दूसरे हाथ के अंदर बाट थे। व्यापारी बन करके आए थे। एक ईस्ट इंडिया बनी और पूरी ईस्ट इंडिया ने लड़ाओ और राज्य करो की नीति से पूरे भारत के ऊपर राज्य स्थापित कर लिया। कई प्रकार के टैक्स लगाए गए, कई प्रकार के अत्याचार हुए, उससे हमारे उद्योग धंधे खराब हो गए, हमारा व्यापार नष्ट हो गया। उनकी धूर्तता और चालाकियों के कारण हम आपस में लड़ते रहे और वो लोग फायदा उठाते रहे। पूरे भारत को व्यापार के माध्यम से लूट करके 300 लाख करोड़ रुपए का वो धन यहाँ से इंग्लैंड लेकर के गए। यूरोप में जो क्रांति हुई, उस क्रांति का कारण भारत से लूटा गया धन ही था। जाते जाते देश का विभाजन करके उन्होंने हमारी देश की आर्थिक स्थिति की कमर ही तोड़ डाली। देश की आज़ादी के बाद एक आशा जगी थी कि हमारा स्वराज्य आएगा तो स्वराज्य के द्वारा हम देश का विकास हमारे नैतिक मूल्यों के आधार पे, हमारी यहाँ की अर्थनीति, हमारे यहाँ की श्रम की उपलब्धता, हमारे यहाँ की जनसंख्या के आधार पे करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य से देश की आज़ादी के बाद देश का नेतृत्व ऐसे लोगों को मिला जो देश की सभ्यता और संस्कृति से परिचित नहीं थे। ऐसे लोगों के हाथों में राज्य आया जो भारतवर्ष में पढ़े लिखे नहीं थे। वो बाहर पढ़े और विदेशी प्रभाव उनके दिमाग में भरा हुआ था। उनको लग रहा था कि जो कुछ भी विकास हो सकता है वो पाश्चात्य देशों की नकल के आधार पर ही हो सकता है। इसलिए जिस प्रकार का नेतृत्व हमको चाहिए था वैसा नेतृत्व हमको नहीं मिला। गांधी जी ने स्वदेशी के आधार पे, भारत की कृषि के आधार पे, गौवंश के आधार पर देश के विकास का मॉडल प्रस्तुत किया था। लेकिन आज़ादी से पहले ये गांधी जी को पूछते थे, लेकिन आज़ादी के बाद कोई गांधी जी को नहीं पूछता था। गांधी जी रोते थे कि ये सब पहले मेरे पास सलाह लेने के लिए आते थे, लेकिन अभी कोई मेरे पास सलाह नहीं लेने आ रहा है। देश की आज़ादी के बाद चाइना आज़ाद हुआ। आज वो चीन हमसे आगे निकल गया। जापान हमारे बाद आज़ाद हुआ। जापान के ऊपर हिरोशिमा और नागासाकी में बम गिरा करके उनको नेस्त नाबूद कर दिया था, लेकिन वो भी हमारे से आगे निकल गया। स्वदेश की नीति के आधार पे ही
गांधी जी ने भारत के अंदर स्वदेशी आंदोलन चलाया, विदेशी कपड़ों की होली जलाई, बंग भंग आंदोलन वो भी स्वदेशी के आधार पे ही था। इस प्रकार स्वदेशी का आरंभ करने वाले जो लोग थे, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, वीर सावरकर, डॉक्टर एडगेवार, गांधी जी, बाबू गेनू या पंजाब के नामधारी सिख राम सिंह जी कुका, ये सारे स्वदेशी के आधार पे ही देश का विकास और समृद्ध करने वाले लोग थे। आखिर स्वदेशी की अवधारणा क्या है? जापान पहले अमेरिका के अधीन था। अमेरिका में संतरे खूब हुए। जापान के लोगों को अमेरिका ने संतरे भेजे, जरूरत नहीं थी लेकिन फिर भी भेजे गए। जापान के लोगों ने देशभक्ति का परिचय देते हुए एक भी संतरा खरीदा नहीं, वो दुकानों के अंदर और जहाज़ों के अंदर सड़ गए। इसको बोलते हैं स्वदेशी। इंग्लैंड की महारानी को लगा कि मेरी जो कार है वो अच्छी नहीं है, जर्मनी से कार खरीदनी चाहिए। वहाँ के लोगों ने विरोध किया कि आप यहाँ की महारानी हो, आप यदि विदेशी कार खरीदोगे लोगों को क्या प्रेरणा मिलेगी। उन्होंने अपना विचार निरस्त किया और विदेशी कार नहीं खरीदी। वियतनाम के जो राष्ट्रपति थे हो ची मिन्ह, वो भारत के अंदर आए थे। जब पालम हवाई अड्डे पर लोग पहुँचे तो उन्होंने उनकी फटी हुई पैंट को देख करके पूछा कि आपकी पैंट फटी हुई कैसे है। तो उन्होंने कहा था कि मेरा देश मेरे लिए इतना ही स्वीकार कर सकता है। जब गांधी जी इरविन से मिलने के लिए गए तो इरविन के लिए चाय आई, गांधी जी के लिए शिकंजी आई। गांधी जी ने नमक की पोटली डाल करके उसको उसके अंदर मिलाया और पीने लगे। तो इरविन ने पूछा कि ये क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि आपके नमक कानून का मैं विरोध कर रहा हूँ, हमारे द्वारा उत्पादित नमक का उपयोग मैं कर रहा हूँ। ये है वास्तव में स्वदेशी की भावना। बैरिस्टर ईश्वर चंद्र विद्यासागर, उस समय भारत में बैरिस्टर कम थे, वो एक व्यक्ति की मृत्यु के ऊपर उसका क्रियाक्रम करवाने चले गए। लोगों ने पूछा कि आप बैरिस्टर होकर के ऐसे काम करते हो। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कहा था कि बैरिस्टर की उपाधि तो अंग्रेजों ने दी है, लेकिन पंडित की उपाधि हमारे पूर्वजों ने दी है। ये जो भाव हैं ये स्वदेशी भाव हैं। माइकल जैक्सन अपने नृत्य से पूरी दुनिया को खराब कर रहा था, सारे देशों में गया, लेकिन चीन ने उनको यह कहते हुए मना कर दिया था कि इसके आने से हमारे यहाँ की संस्कृति खराब हो जाएगी, इसलिए मैं इनको अपने देश के अंदर आने नहीं दूंगा। यह है स्वदेशी की भावना। मिखाइल गोर्बाचेव ने लिखा है कि जब मैं यूरोप में पढ़ता था तो पढ़ते समय दो जापानी छात्र थे, एक पेंसिल छीलता था, दूसरा लिखता था। तो हम लोगों ने कहा कि भाई आप किसी अन्य देश की जो बढ़िया पेंसिल है वो क्यों नहीं लेते? तो उन्होंने कहा था कि यदि हमारे देश की चीज़ हम भी नहीं खरीदेंगे तो फिर कौन खरीदेगा, इसलिए हमारे देश की चीज़ जैसी भी है हम खरीदेंगे, हम प्रयोग करेंगे। एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन हम ऐसी बढ़िया पेंसिल बनाएंगे और पूरी दुनिया के लोग वो पेंसिल लेंगे। तो वास्तव में देश प्रेम की साकार अभिव्यक्ति का नाम ही स्वदेशी है। 1945 में दूसरा विश्व युद्ध हुआ और विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों को लगने लगा कि सारे देश जो आज़ाद हो गए हैं उनको वापस नियंत्रण करना बड़ा कठिन है, इसलिए उन्होंने षड्यंत्र पूर्वक WTO बनाया, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, IMF बनाई, विश्व बैंक बनाया, गेट बनाया, डंकल आदि प्रस्ताव लेकर के उन्होंने सभी जो अर्धविकसित देश थे या जो विकासशील देश थे उनको ऋण देना शुरू किया और ऋण के जाल में फंसा करके हम चाहेंगे वैसा उनसे व्यवहार करवाएंगे, ऐसा उनके साथ उन्होंने आरंभ किया। उन्होंने ये बताया कि जब तक आप हमसे तकनीक नहीं लोगे आपका विकास नहीं हो सकता, लेकिन तकनीक के नाम पे उन्होंने कुछ भी नहीं दिया। ऐसे ही भारत को उन्होंने तकनीक नहीं दी। सामान्य साबुन बनाना, वॉशिंग पाउडर बनाना, दंत मंजन बनाना, आटा बनाना, ये सारी चीज़ें हम कर सकते थे, लेकिन हमको टेक्नोलॉजी नहीं दे करके इस प्रकार की सामग्री दी और उससे हमारे देश के उद्योग धंधे नष्ट हो गए, लोग बेरोजगार हो गए। विदेशी बीज के भारत में आने से हमारे खेत बंजर हो गए,
खेत के अंदर कांग्रेसी घास हो गई, इतनी खरपतवार हो गई कि किसान की पूरी शक्ति उसको ही ठीक करने में लगी रहती है। अमेरिकन गाय के आने से ये जो जर्सी और हॉलिस्टन गाय, जो गाय नहीं है, गाय जैसी दिखती हैं, उनके आने से हमारे भारतीय गौ विनाश हो गया, हमारी देसी गायों की नस्लें खराब हो गई और उसी का परिणाम है कि आज हम सब लोग बीमार हो रहे हैं, हमारे खेत आज बंजर हो रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है। ये सामान्य जो छोटे मोटे उत्पादन है ये हमारे देश के लोग भी कर सकते थे, लेकिन हमने उनको बढ़ावा नहीं दिया। और ये विदेशी कंपनियों ने सामान किस टाइप से बेचा है, इसको सुनकर के बड़ा आश्चर्य होगा। जिस समय कोलगेट भारत में आया था तो उन्होंने विज्ञापन किया था, मम्मी इसका पिपरमेंट जैसा स्वाद कितना अच्छा है। यानी चीज़ तो दंत मंजन की है, लेकिन विज्ञापन किया गया स्वाद के आधार पे और हमारे लोगों ने लिया। और यही कोलगेट जो शुरू में विरोध करता था कि इसके अंदर नमक है, ये कोयला है, दांतों के लिए ठीक नहीं है, आज वो खुद विज्ञापन कर रहा है कि इसके अंदर नमक है, इसके अंदर नींबू है। और आजकल तो ये वेद शक्ति उसके ऊपर लिख करके बेच रहा है। क्यों? क्योंकि वेद हमारे धर्म ग्रंथ है और वेद शक्ति लिखेंगे तो ये ज़्यादा बिकेगा। बाकी कोलगेट के अंदर वेद शक्ति का क्या मतलब है, लेकिन हमको बेवकूफ़ बनाने के लिए आज वो कर रहा है। फेयर एंड लवली ने गोरेपन का विज्ञापन करके पूरे देश में करोड़ों रुपए की फेयर एंड लवली बेच दी और सारा धन कमा करके वो ले गए। आज तक कोई भी व्यक्ति गोरा नहीं हुआ। यदि गोरा होता है तो भैंस को गोरा करके दिखा दो। केवल और केवल चर्म रोग देने के अलावा फेयर एंड लवली ने कुछ भी नहीं किया। ऐसे ये जो शैम्पू है, क्लिनिक प्लस वगैरह, विज्ञापन करते हैं बड़े मखमली और लहराते हुए बाल किससे? इस शैम्पू से आएंगे। जब से शैम्पू का उपयोग करना शुरू किया है, हमारे 16-17 साल की लड़कियां उसका प्रयोग कर करके उनके सारे बाल सफ़ेद हो गए। वो 17-18 साल में ही बालों से 60 साल की दादी जैसी लगने लग गई। इनके पीछे षड्यंत्र था। पहले ये शैम्पू बेचो और शैम्पू बेचने के बाद उनको डाई बेचनी थी। अब बाल सफ़ेद हो गए तो डाई लगा लगा करके बाल को काले करते रहो। ऐसे धूर्ततापूर्ण विज्ञापनों से और ऐसे षड्यंत्रों से इन्होंने बहुत सारा पैसा लूट करके विदेशों में लेकर के गए और उसी पैसे को अपने देश के विकास के अंदर वो काम ले रहे हैं। चाइना हमारा पड़ोसी है। अभी जो ये घटना हुई है, हमारे सैनिकों के ऊपर हमला हुआ है, उनको मारा गया है, तो चाइना की मानसिकता भी अपने को समझनी चाहिए। हम सब जानते हैं कि चाइना एक धर्मनिरपेक्ष नहीं, एक अधार्मिक देश है जिसका कोई धर्म नहीं है। नाम तो वो बुद्ध का लेता है, लेकिन किसी भी धर्म को वो नहीं मानते हैं। चाइना के बारे में कहते हैं कि 2 पैरों वालों में आदमी और 4 पैरों में टेबल और कुर्सी को छोड़ करके चाइना सभी को खा जाता है। पूरी दुनिया में जो कार्बन उत्सर्जित होता है, 21% कार्बन केवल और केवल चाइना से उत्सर्जित होता है। तो चाइना व्यवहार से अच्छा देश नहीं है, साम्राज्यवादी प्रवृत्ति है। आजू बाजू के देशों के ऊपर कब्जा करो, उनकी भूमि को हड़प लो। ऐसे ही ये जो तिब्बत है, इसकी सुरक्षा व्यवस्था और विदेश नीति ये भारत के पास थी, लेकिन 1950 के अंदर जब हमको संयुक्त राष्ट्र परिषद का सदस्य बनाने की बात आई थी तो अमेरिका ने भारत को बनाना चाहा था, लेकिन उस समय के नेताओं ने दरिया दिली दिखाते हुए चाइना का नाम लिया और वो उसका सदस्य बन गया, उसको वीटो पावर मिल गया। आज वो चीन पाकिस्तान का समर्थन करता है, हाफिज सईद जैसे लोगों को वो अच्छा बताता है, भारत के भूभाग के ऊपर कब्जा करने की नीयत रखता है। इस प्रकार की मानसिकता का देश वो बन गया है। 1948 में जब पाकिस्तान ने आक्रमण किया था, हमने उसकी बढ़िया ढंग से कमर नहीं तोड़ी। यदि कमर तोड़ देते तो दूसरा देश भी आक्रमण करने की कोशिश नहीं करता, लेकिन विश्व नेता बनने के चक्कर में हम विदेशों में घूमे, पंचशील के समझौते किए, हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगाए। चीन को लगा भारत तो गफलत में, और 1962 के अंदर चाइना ने भारत के ऊपर आक्रमण किया। अरुणाचल प्रदेश में हमारी 35,500 वर्ग किलोमीटर की जमीन दबा ली, अरुणाचल के हजारों लोगों को मारा।
भारत की सेना वहां पहुंच नहीं पाई, देरी से पहुंची। हम उनको हथियार, गोला बारूद और भोजन तक भी नहीं दे पाए। हम हमारी जो एयरफोर्स है उसका उपयोग भी नहीं कर पाए। परिणाम स्वरूप देश को हार का मुंह देखना पड़ा और इतनी बड़ी जमीन चाइना के कब्जे में चली गई। आज भी चाइना जानता है कि यदि विश्व के अंदर हमको नेतृत्व करना है तो एशिया के ऊपर कब्जा करना पड़ेगा। और एशिया के ऊपर कब्जा कब हो सकता है? जब भारत के ऊपर कब्जा करेंगे। इसलिए भारत को कमजोर करने के लिए चाइना दिन रात लगा हुआ है। पाकिस्तान को मदद करता है, भारत के आजू बाजू के जितने भी देश हैं उनको आर्थिक सहायता देता है। नेपाल पे इसने कब्जा कर लिया, श्रीलंका में भी उसने अपना युद्धक बेड़ा लगा रखा है, भूटान को धन दे करके लालच दे रहा है, बांग्लादेश को दे रहा है, म्यांमार को दे रहा है, ताकि ये चारों तरफ से भारत को घेर करके भारत को कैसे कमज़ोर कर सकते हैं, ये उनकी नीति है। हमारी 11 नदियों का पानी उसने रोक लिया, जब चाहे उसके ऊपर बाढ़, कृत्रिम बाढ़ पैदा करके हमारे यहाँ तबाही ला सकता है। जो पाक अधिकृत कश्मीर है उसका 5,500 वर्ग किलोमीटर ज़मीन पाकिस्तान ने चीन को दे दी। वहाँ उसने काराकोरम हाईवे बना दिया, ठेठ वहाँ तक उनकी ट्रकें सामान लेकर के आ सकती है। नेपाल के अंदर, तिब्बत के अंदर वो रेलों का जाल बिछा रहा है ताकि आने वाले समय में भारत के ऊपर कब्जा किया जा सके। तिब्बत जब तक बीच में था, चीन की सीमा हमारे से दूर थी, लेकिन चीन ने तिब्बत को अपने अंदर कब्जा करके आज वो हमारे सीमा के ऊपर आकर के बैठ गए हैं और उसकी सुरक्षा के लिए हमको हजारों, लाखों, करोड़ रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। चाइना कभी भी नहीं चाहता कि भारत आगे बढ़े, इसलिए भारत से ही धन कमा करके भारत के ऊपर कैसे उपयोग कर सकते हैं, इसलिए चाइना श्रम नियमों को नहीं मानता। वहाँ की लेबर को कभी भी रख सकता है, कभी भी निकाल सकता है, टैक्सों की चोरी करता है और ऐसे ही चोरी छुपे के द्वारा माल भारत के अंदर सप्लाई करके हमारे द्वारा जो सामान खरीदा जाता है वो सारा पैसा चाइना में जाता है और उसी पैसे से चाइना मिसाइल बनाता है, उसी पैसे से चाइना गोली बनाता है और वो गोली हमारे देशभक्तों को, हमारे सैनिकों को मारने के लिए काम में ली जाती है। जब उसकी लाशें आती हैं शहरों के अंदर, हमारे दिल के ऊपर क्या बीतती है। इसलिए अपने को चाइना का सामान किसी भी हालत में नहीं लेना चाहिए। आज दिवाली हमारी है, लेकिन दिवाली के पटाखे, घरों के ऊपर जो लाइटिंग लगाई जाती है, झालरें, वो सारी की सारी चाइनीज है। होली आज हमारा त्योहार, पिचकारी, होली का रंग, होली का जो गुलाल है वो चाइना से आता है। रक्षाबंधन आज हमारा है, लेकिन राखी आज विदेश से आती है। अक्षय तृतीया हमारी है, लेकिन अक्षय तृतीया पर जो पतंग उड़ाते हैं वो पतंग और मांझा वो विदेशी है। पूजा हम करते हैं, लेकिन भगवान की मूर्ति विदेश से आती है। आरती हम करते हैं, लेकिन आरती में जो काम लेते हैं, रोली मोली, अक्षत, ये सारी की सारी चाइना से आती है। तिजोरी हमारी है, पैसा हमारा है, लेकिन उसके ऊपर लगा हुआ जो ताला है वो ताला विदेशी है, वो ताला विदेशी है। इसलिए अपन सब लोगों को ये जो चाइना का सामान है उसको बहिष्कार करना चाहिए। किसी भी हालत में हम सब लोग चाइना का सामान नहीं खरीदेंगे। यदि हमारे पड़ोसी से झगड़ा हो जाता है तो पड़ोसी से झगड़ा होने के बाद उसकी दुकान पे हम कभी भी नहीं जाते हैं। तो आज चाइना ने हमारे देश के ऊपर आक्रमण किया है, तो हम क्यों उनका सामान खरीदेंगे, क्यों वहाँ का माल लेंगे। महाराणा प्रताप ने घास की रोटी खानी स्वीकार की थी, इसलिए हम भी चाहे नहीं मिलेगी चीज़ उसके बिना रह जाएंगे, लेकिन चाइना का सामान उपयोग नहीं करेंगे। ऐसा अपन सब लोगों को हमारे पूर्वजों की प्रेरणा से अपन लोगों को सीखना पड़ेगा। अभी जो कोरोना का संकट चला, उस कोरोना के संकट में अपने को ध्यान में आ गया, ये जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, चाहे फ्लिपकार्ट हो, चाहे अमेजन हो, चाहे लक्स हो, चाहे कोलगेट हो, ये हमारी सेवा के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए, हमारी सहायता के लिए एक भी कंपनी नहीं आई। कौन आया? ये सामान्य दुकानदार हमारे काम आया। इसलिए सामान्य दुकानदार का जो सामान है, हमारे यहाँ के जो लोकल उद्यमी ने, लोकल व्यापारी ने जो सामान तैयार किया है, उस सामान को हम सब लोग
उपयोग करें। इसलिए आदत से हम सब लोग देसी हो, जरूरत पड़े जरूरत में हम स्वदेशी हो, मजबूरी के अंदर हम विदेशी प्रयोग करें, वो भी केवल टेक्नोलॉजी जैसी चीज़ें। ये कोई लिपस्टिक है, कोई बिंदी है, कोई साड़ी है, कोई अगरबत्ती है, कोई वॉशिंग पाउडर है, कोई दंत मंजन है, कोई आटा है, ये हमको लेने की कहाँ आवश्यकता है। ये यदि हम देसी हमारे लोकल उत्पादकों से लेंगे तो उनकी आर्थिक स्थिति ठीक होगी, लोगों को रोजगार मिलेगा। इसलिए अपन सब लोग अपने जो लोकल स्तर पे उत्पादित चीज़ें, उन्हीं उत्पादित चीज़ों को ले। हमारे अंदर योग्यता है। हमने जब क्रायोजेनिक इंजन मांगा, अमेरिका ने हमको नहीं दिया, भारतीय वैज्ञानिकों ने क्रायोजेनिक इंजन बना दिया। हमने जब सुपर कंप्यूटर मांगा, हमको सुपर कंप्यूटर नहीं दिया, हमारे वैज्ञानिकों ने सुपर कंप्यूटर बना दिया। आज 112 उपग्रह एक ही रॉकेट के ऊपर लॉन्च करने वाला यदि कोई देश है जो अंतरिक्ष में सुरक्षित ढंग से सभी को स्थापित किया है, तो ये हमारे वैज्ञानिकों ने ये चमत्कार करके दिखाया है। कोरोना के अंदर हमने जितने देश को आवश्यकता थी उतने वेंटिलेटर बना दिए, हमने बुलेट प्रूफ जैकेट बना करके दुनिया को सप्लाई की है। हमारा जो मंगल मिशन है वो केवल 7 रुपये पर किलोमीटर, कार से भी कम खर्चे के अंदर हमने मंगल मिशन को पूरा किया है। हमारे अंदर योग्यता है। यदि कोई अच्छा आदमी हमको आह्वान करता है, ये जो शुरू में लोग थे उनकी मानसिकता अच्छी नहीं थी, इसलिए उन्होंने आह्वान नहीं किया। यदि आह्वान करते तो हमारी जनता बचत सबसे ज़्यादा करती है, देश के लिए बचत करके आज देश को अग्रणी देशों में खड़ा कर सकती थी। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ादी के समय याद करो आह्वान किया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। लोगों ने पैसे दिए। जो व्यापारी, जिसको ये नेता लोग लालची और लोभी बोलते हैं, ये विदेशों में काम करने गए थे। सुभाष चंद्र बोस अच्छा आदमी है, इसलिए उनको उन्होंने पैसे दिए। महिलाओं ने अपने आभूषण और गहने तक दिए, और लोगों ने तो अपने बेटे और बेटियों को सुभाष चंद्र बोस के साथ लड़ने के लिए भेज दिया। लाल बहादुर शास्त्री जैसे अच्छे सज्जन नेता, उन्होंने जब 65 और 71 के युद्ध के अंदर आह्वान किया था कि एक दिन भूखा रहो, वो जो पैसा बचेगा उससे हम हथियार खरीदेंगे, सैनिकों की आपूर्ति करेंगे। इसलिए लाल बहादुर शास्त्री के आह्वान को स्वीकार करते हुए लोगों ने एक दिन का उपवास रखा था। आज भी भारत में ऐसे बहुत लोग मिल जाएंगे जो आज लाल बहादुर शास्त्री जी के उस आदर्शों को मान करके आज भी वो उपवास कर रहे हैं। आज जब देश के ऊपर संकट आता है तो जो लोग मजाक उड़ाते हैं, अपनी जो बुद्धि है उस बुद्धि को नकारात्मक रूप से काम लेते हैं, सेना के ऊपर प्रश्न उठाते हैं। ये जो विदेशी कल्चर से पैदा हुए लोग, भारत के अंदर महिलाएं नहीं थी क्या? महिलाएं थी। एक से एक विश्व सुंदरी देने वाला देश भारत है, लेकिन वो जाकर के विदेशी लोगों से शादियां करके महिलाओं को यहाँ लाते हैं, और उनसे जो पैदा होते हैं बच्चे, वो गुप्त रूप से समझौते करते हैं। उनके खातों के अंदर पैसे आते हैं और वो ऐसी भाषा बोलते हैं जैसे कोई वो भारत का व्यक्ति नहीं है, बाहर का व्यक्ति है। ऐसे लोगों से हम सब लोगों को सावधान और सतर्क रहना पड़ेगा। इन सब लोग चीज़ों का यदि उत्तर देना है तो हमारे मन के अंदर उत्कृष्ट देशभक्ति की भावना चाहिए, राष्ट्र प्रेम चाहिए। आज हम जापान जैसे क्यों नहीं हो सकते? जापान के बच्चों को लोगों ने पूछा था कि आप बौद्ध धर्म को मानने वाले हो, यदि आपके ऊपर बौद्धों ने यानी भगवान बुद्ध आक्रमण करने के लिए आएगा तो तुम क्या करोगे? तो जापान के बच्चों ने कहा था, हम जितनी बुद्ध की मूर्तियां हैं उन सारी बुद्ध की मूर्तियों को गला करके हथियार बनाएंगे, और हमारे देश के ऊपर जिस व्यक्ति ने भी आक्रमण किया है उसका हम मुकाबला करेंगे, उसको धराशायी करके रहेंगे। तो जिन देशों का कोई इतिहास नहीं, जिनकी कोई परंपराएं नहीं, जिनका कोई आदर्श नहीं, जिनके कोई महापुरुष नहीं हुए, हमारे भारतवर्ष में तो ऐसे लोगों की कतारें लगी हुई हैं, एक से एक बढ़ करके। चाहे जिसमें ले लो, वीरता में ले लो, ज्ञान विज्ञान में ले लो, देशभक्ति में ले लो, समाज सेवा में ले लो, वो भरे हुए पड़े हैं। हम सब लोग उन लोगों की संतान हैं, ऐसे महापुरुषों के हम बेटे हैं। तो आज हमको अच्छा नेतृत्व मिला है। आज हमारा गृह मंत्री खड़ा होकर के बोलता है कि मैं जब जम्मू कश्मीर का नाम लेता हूं तो जम्मू कश्मीर का मतलब पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, और चीन ने जो जहां कब्जा कर रखा है, सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर भी कब्जा करना चाहता है चीन। क्यों? दुनिया का सबसे बड़ा ऊंचा स्थान है, वहां से दागी हुई मिसाइल दुनिया के किसी भी कोने में मार कर सकती है। वहां लगा हुआ रडार पूरी दुनिया के ऊपर नजर रख सकता है।
तो उसको कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं वो। तो गृह मंत्री ने कहा जम्मू कश्मीर बोलने का मतलब है पाक अधिकृत कश्मीर और चीन ने जो कब्जा कर रखा है उस जमीन की बात है। और आज हमारा देश का प्रधानमंत्री स्वदेशी के आधार पर स्वावलंबी और आत्मनिर्भर भारत की जो बात करता है, बड़े सौभाग्य से बड़े दिनों के बाद जो भारतीय संस्कृति सभ्यता भारत की अर्थव्यवस्था को समझ करके देश को जिस दिशा में ले जाना चाहता है ऐसा नेतृत्व मिला है। इसलिए सरकार की मजबूरियां होगी, कुछ समझौते होते हैं, कोई अंतर्राष्ट्रीय एग्रीमेंट होते हैं जिसके आधार पे हम किसी देश का सामान भारत में लाने से रोक नहीं सकते, लेकिन खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे ये हमारे ऊपर निर्भर है। इसलिए हम सब उत्कृष्ट देशभक्ति का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए, राष्ट्र प्रेम की एक अभिव्यक्ति प्रस्तुत करते हुए हम किसी भी हालत में विदेशी सामान नहीं लेंगे, स्वदेशी लेंगे। और चाइना का तो कोई सामान नहीं लेंगे। चाइना हमारा शत्रु राष्ट्र है। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था गुलामी के घी से आज़ादी की घास अच्छी है। अपनी माँ जैसी भी है, हमारी माँ है, पड़ोसी की माँ को नहीं ला सकते। हमारे देश का सामान लेंगे, जैसा भी है हमारे देश का सामान नहीं लेंगे। और यदि हमने आर्थिक रूप से चाइना की कमर तोड़ दी तो चाइना 2 दिन में ठीक हो जाएगा। वो छटपटा रहा है। हमारे गृह मंत्री प्रधानमंत्री के बयानों के बाद वो देश के अंदर अपने देशभक्ति की लहर पैदा करके हमको ऐसा डराना चाहता है। हम डरने वाले नहीं हैं। इसलिए आप सब लोग देशभक्ति का परिचय दें, तन मन धन से देश और समाज की सेवा में लगे हैं। और ये चाइना का सामान, विदेशी सामान, इसका बाइकाट करते हुए केवल और केवल लोकल सामान लेंगे, स्वदेशी लेंगे, अपने गांव का लेंगे, पड़ोसी गांव का लेंगे, राज्य का लेंगे, हमारे देश का लेंगे। जरूरत पड़ी तो मजबूरी के अंदर कोई टेक्नोलॉजी है, कोई दवाई है, कोई अस्त्र शस्त्र है, वो हम विदेशी लेंगे, लेकिन चाइना का सामान किसी हालत में हमारे घर में नहीं आने देंगे। ऐसा प्रण करके हम सब लोग उत्कृष्ट देश प्रेम की भावना को प्रकट करें और अंत में स्वदेशी अपनाओ, विदेशी भगाओ, चाइना का बाइकाट करो। इस प्रकार की प्रबल भावना अपने अंदर जागृत करते हुए अपने सभी रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी, मित्र, सुनने वाले, नहीं सुनने वाले सब लोगों को बताते हुए चाइना की कमर तोड़ करके हमारे ऊपर आक्रमण करके हमारे देश को जो विध्वंस करना चाहता है, वो पशुपतिनाथ से तिरुपतिनाथ तक एक लाल गलियारा बना करके भारत के 2 टुकड़े करने का जो सपना देखता है, उनके सपने को नेस्त नाबूद करने के लिए आप सब लोग खड़े होकर के स्वदेशी अपनाएं, विदेशी का बहिष्कार करें। चाइना की चीज़ किसी भी हालत में हम नहीं लेंगे, अपने घर में नहीं आने देंगे, अपने पड़ोसी के घर में नहीं आने देंगे, मोहल्ले में नहीं आने देंगे, गांव में नहीं आने देंगे। ऐसा यदि हमने देशभक्ति का जज्बा दिखाया तो वो दिन दूर नहीं है जब भारत भी जापान जैसा देश बनेगा। भारत भी वैसा देश बनेगा। जब परमाणु परीक्षण किए थे अटल जी ने, अमेरिका ने हमारे ऊपर प्रतिबंध लगाए थे, हम भी ऐसा देश बनाएंगे कि कोई भी गतिविधि करेगा हमको बाइकआउट करके नहीं कर सकता, हमको साइड में करके नहीं कर सकता। ये कब होगा? ये जब जनता खड़ी हो जाएगी, समाज के लोग खड़े हो जाएंगे। ऐसा भाव प्रकट करने के लिए ये सारे आंदोलन और ये सारे राष्ट्रभक्त संगठन लगे हुए हैं। आप सब लोग इसके अंदर सहयोग करें और देशभक्ति का परिचय देते हुए विदेशी भगाओ, स्वदेशी अपनाओ, चाइना का बहिष्कार करो, चाइना का बाइकाट करो। स्वदेशी स्वीकार है, विदेशी का बहिष्कार है, चाइना का बहिष्कार है। ऐसा भाव प्रकट करते हुए अपना देश पुनः वैभवशाली बने, उसके अंदर आप सहयोग करेंगे, इतना आपसे निवेदन करते हुए मेरी बात पूरी करता हूं। भारत माता की जय। स्वदेशी जिंदाबाद, स्वदेशी जिंदाबाद।